तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो बच्चों, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा एक नई सीरीज स्टार्ट की हम लोगों ने क्लास 10 के मैथ्स को लेकर, जिसमें सभी 14 चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपके क्वेश्चंस में भी करेंगे, बट आपके जो एमसीक्यूज हैं उनमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि एमसीक्यू में आपको पता ही है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, समझ नहीं आता कि कैसे करेंगे। बट अगर आप ये रिजल्ट समझ लोगे तो काफी सारे आपके एमसीक्यूज बहुत आसानी से आप क्रैक कर भी पाओगे। तो डे 3 है आज हमारा। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं, जरूर जाके देखें, कॉपी पेन लेके बैठें, ताकि सभी फॉर्मूलेस आप आराम से नोट डाउन कर सको और फाइनल एग्जाम से पहले एक बार इन फॉर्मूला से, इन रिजल्ट से गो थ्रू हो जाओगे। काफी हेल्प होने वाली है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके वीडियो देखें। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज 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 कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो जैसे बच्चों नाम बता रहा है, यहां पर चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है। याद करो बच्चों, चैप्टर सेकंड के अंदर हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। ऐसे ही हमारे पास आता है लीनियर इक्वेशन। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। An equation in which power of variable is 1 is called linear equation। अब चैप्टर में क्या है, यहां पर कितनी लीनियर इक्वेशन पढ़नी है हमने, पेयर पढ़ना है। पेयर का मतलब दो लीनियर इक्वेशंस आपको मिलेंगी, और दोनों लीनियर इक्वेशन किस में होंगी, दो वेरिएबल्स में होंगी। मतलब आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, और दोनों वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी। याद रहेगी बात, ही याद रहेगी। यही हमारा चैप्टर है, इसी को हम लोगों ने सोल्व करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है कि जो ये लीनियर इक्वेशंस होती है, इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म क्या होती है, अब मैंने बोला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल तो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, मेरे पास एक मैंने पॉलिनोमियल एक मैंने लीनियर इक्वेशन लिख दी कुछ इस तरह से। आप चेक करके बताओ इसमें वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल एक x दिखाई दे रहा है, वेरिएबल एक y दिखाई दे रहा है, और दोनों की डिग्री क्या दिखाई दे रही है, पावर क्या दिखाई दे रही है, 1। तो ये दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो ये लीनियर भी है। तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ऐसी ऐसी हमने कितनी पढ़नी है, पेयर पढ़ना है, यानी दो इक्वेशंस हमने पढ़नी है। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है पेयर का, अगर मैं जनरल फॉर्म बोलूं कि जनरल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इधर 0 ही होता है जनरल फॉर्म में, इधर इक्वल टू में क्या होता है, हमेशा 0। a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, a2, y का कोफिशिएंट क्या है, b2, और कांस्टेंट टर्म क्या है, हमारी c2। ये जनरल फॉर्म है, याद रखना है। x के कोफिशिएंट को अपने क्या बोलना है, a1, y के कोफिशिएंट को क्या बोलना है, b1, और कांस्टेंट टर्म को हमने क्या बोलना है, c1। जब दूसरी इक्वेशन लेंगे तो उसके x के कोफिशिएंट को क्या बोलोगे, a2, y के कोफिशिएंट को क्या बोलोगे, b2, और कांस्टेंट टर्म को क्या बोलोगे, c2। तो जनरल फॉर्म में इक्वल टू में 0 होता है, और कांस्टेंट टर्म भी इधर ही होती है। ठीक है, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लेते हैं आपके पास एक ये इक्वेशन दे रखी है,
और चलिए मान लेते हैं एक इक्वेशन आपको ये भी दे रखी है, आपसे पूछे A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, A1 A2 C A1 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 A2 B1 B2 C1 C2 आपको पूछा जाए बताओ क्या है, तो ये समझो x के कोफिशिएंट को आप क्या बोलोगे A1, ये तो हो गया A1, y के कोफिशिएंट को क्या बोलोगे B2, पर यहां पे क्या दे रखा है माइनस, तो जब भी आप B1 लोगे तो ये माइनस का कंसिडर करना जरूरी है, तो B1 कितना हो जाएगा -3, ये 6 क्या बन जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलेंगे C1। सिमिलरली यहाँ x के कोफिशिएंट को आप क्या बोलोगे A2, यहाँ y के कोफिशिएंट को क्या बोलोगे B2, और यहाँ कांस्टेंट टर्म को क्या बोलोगे C2, और अगर माइनस है तो माइनस भी कंसिडर करना है, तो एक तो ये चीज की जरूरत पड़ेगी, तो जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इसको नोट डाउन जरूर करें। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा कि हम ये जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसे क्या लॉजिक क्या ऐसा समझ क्या आएगा इससे, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल आती है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं और जनरल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये टेबल जरूर पता होनी चाहिए। कैसी टेबल है सर, क्या पता लगेगा इसे, पता क्या लगेगा कि अगर मैं चाहूं इन दोनों इक्वेशंस का, फॉर एग्जांपल जैसे ये दो इक्वेशंस मैंने पीछे दिखाई, अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। पिछली वीडियो में अगर आप देखोगे, अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई इस इक्वेशन का, अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करे, इसका ग्राफ कह दें कि ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, आपने क्या करना है किसी एक वेरिएबल को एक तरफ रख लेना है, किसी एक वेरिएबल को एक तरफ रख लेना है, बाकी सबको उधर ले जाओ, जैसे ये -6 उधर जाकर क्या बन जाएगा +6, ये +3y उधर जाकर क्या बन जाएगा -3y। बस अब आपने क्या करना है टेबल बनानी है एक, आपने क्या बनानी है एक टेबल बनानी है, टेबल में क्या लिखोगे, अब यहां पर y की वैल्यू पुट करते जाओ और x की वैल्यू आती रहेगी, जैसे मान लो y की जगह आपने क्या रखा 0 रखा, तो 3 जीरो का क्या बन जाएगा 0, 6 - 0 क्या बन जाएगा 6, पहला। y की जगह मैं अगर 1 रखूंगा तो 3 1 जा कितना बन जाएगा 3, 6 - 3 हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा 3, यानी अगर मैं y 1 रखता हूं तो x कितना आ रहा है 3 आता है। अगर मैं y की जगह पे 2 पुट करूंगा तो 3 2 जा 6, 6 - 6 हो जाएगा 0, तो अगर मैं y 2 पुट करता हूं तो x कितना आ जाएगा 0, तो हम क्या करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और जब आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे वो हमेशा क्या आती है एक स्ट्रेट लाइन आती है, हमेशा क्या आती है स्ट्रेट लाइन ही आती है। तो अगर मैं इस इक्वेशन की ग्राफ प्लॉट करूंगा तो एक लाइन आ जाएगी, अगर दूसरी इक्वेशन का प्लॉट करूंगा तो उसकी भी एक लाइन आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब यहां पे हमारे 3 केस बनते हैं, एक ही ग्राफ पे दोनों इक्वेशंस के अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो 3 केस बनते हैं, वो केस क्या क्या बनते हैं, या तो लाइंस, पहला केस, या तो जो दोनों लाइंस होंगी इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट, या तो वो क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, या वो इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, करेंगी नहीं, करेंगी नहीं का मतलब लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या होंगी पैरेलल, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी कहीं पर भी। या फिर तीसरा केस ये हो सकता है लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या करें कोइंसाइड करें, ऊपर ओवरलैप करें, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ये 3 केस बन सकते हैं। पर क्या मुझे हर बार ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा क्या, कोई इक्वेशन आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, आपको एक पेयर इक्वेशंस का दे दिया और आपको बोल दिया कि बताओ ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, तो क्या ग्राफ प्लॉट करके देखोगे, नहीं। हम क्या कर सकते हैं इन कोफिशिएंट से भी बता सकते हैं कि वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन कोइंसिडेंट होंगी या लाइन पैरेलल होंगी, इन कोफिशिएंट से भी मैं बता सकता हूं। तो उस टेबल के अंदर मैंने वही बात लिखी, क्या लिखा है देखते हैं उसको एक बार, क्या लिखा है, अगर
अगर मैं कहता हूं कि क्वेश्चंस में आपको जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है उसमें a1 बाय a2, a1 और a2 का रेशियो निकाला और b1 और b2 का रेशियो निकाला और वो इक्वल नहीं आए, अगर वो इक्वल नहीं आते हैं इसका मतलब जो दोनों लाइंस का ग्राफ होगा वो दोनों लाइंस एक पॉइंट पर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, अगर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा और उस एक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अगर दो लाइंस का ग्राफ, दो इक्वेशंस का ग्राफ एक ही पॉइंट पे टच करता है तो वही पॉइंट क्या बन जाएगा, उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा सर, क्या सॉल्यूशन, जैसे मान लो आपने एक ग्राफ प्लॉट किया, सपोज ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स का पॉजिटिव, ये एक्स का नेगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव, ये वाई का नेगेटिव। आपने मान लीजिए दो लाइन ड्रॉ करी है, सपोज एक ग्राफ आपका ऐसा बन गया और एक ग्राफ मान लो चलो ऐसा बन गया। अब आप देख रहे हो कि दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पे x का कोफिशिएंट निकाल लो कितना आएगा, इस पॉइंट पर y का कोफिशिएंट निकाल लो कितना आएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो x आ जाएगा, जो y की वैल्यू होगी वो y आ जाएगा। तो आपके सॉल्यूशन आप ऐसे निकाल सकते हो। याद रखनी है पैरेलल, अगर लाइन a1 बाय a2, अगर a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल नहीं है, नहीं है तो लाइंस क्या करेंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यानी एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा। दूसरी बात, अगर a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 तीनों ही इक्वल आ जाते हैं, ये तो इक्वल नहीं था, अगर मैं कह रहा हूं तीनों ही इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आती है, लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। अगर लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं फिर तो वो हर पॉइंट पे टच कर रही है, और अगर हर पॉइंट पे टच कर रही है तो उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। एक पॉइंट पे टच करेंगे तो एक सॉल्यूशन, बहुत सारे पॉइंट पे टच करेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तीसरा, अगर a1 बाय a2 तो इक्वल है पर c1 बाय c2 इक्वल नहीं है, नहीं है, तो मैं कहूंगा लाइंस क्या है, पैरेलल। और अगर लाइन पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट तो करेंगी ही नहीं, और अगर नहीं करेंगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये टेबल जरूर पढ़नी है। कैसे पता लगेगा, अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 तो एक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 तीनों इक्वल आ गए तो मैं कहूंगा इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लाइन कोइंसिडेंट होगी। अगर a1 बाय a2 और b1 बाय b2 तो इक्वल है पर c1 बाय c2 इक्वल नहीं है तो मैं कहूंगा लाइंस आर पैरेलल। और अगर पैरेलल लाइंस है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक बात, क्लियर। ये टेबल आपको जरूर समझनी है। दूसरा, अगर किसी पेयर ऑफ इक्वेशंस में सॉल्यूशन आ जाए, सॉल्यूशन चाहे एक आए चाहे सॉल्यूशन हजार आए, तो ऐसे पेयर को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। अगर सॉल्यूशन आते हैं चाहे एक आए चाहे दो आए चाहे पांच आए चाहे हजार आए, तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और अगर सॉल्यूशन नहीं आते उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो कई बार इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो वो तो आप देख के बताओगे ना। अगर लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, कोइंसिडेंट होगी तो कंसिस्टेंट, अगर पैरेलल होगी तो क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक बात, इस पे भी क्वेश्चन बन के आता है एमसीक्यूज में। दूसरी बात, एक वर्ड और कई बार पूछा जाता है कि बताओ ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो डिपेंडेंट है कि नहीं है, डिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट वाली बात सिर्फ और सिर्फ किसमें चलेगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाले में चलेगी। तो अगर डिपेंडेंट वर्ड आ जाए तो आपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, इनमें नहीं आता डिपेंडेंट,
डिपेंडेंट सिर्फ किस में आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली केस में आएगा। तो ये ध्यान रखना है, टेबल जरूर नोट कर लें, जरूर पेपर में इसमें से कुछ भी चीज तुमसे पूछ सकते हैं। क्लियर, चलो आगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कि हमने सॉल्व क्या करना है। हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, उनको सॉल्व करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। दो इक्वेशंस हैं और दोनों में एक्स वाई दे रखा है या पी क्यू दे रखा है, कुछ भी ऐसा दे रखा है वेरिएबल, और मैं वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड आते हैं। नॉर्मली तो दो मेथड होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड बोलते हैं, और दूसरे मेथड का नाम है अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाने वाले हैं। अभी जैसे मैंने बना के दिखाया कि दो इक्वेशन दे रखी होंगी, दोनों इक्वेशन से टेबल बनाओ, टेबल से आप ग्राफ बनाओ, दो लाइंस बन जाएंगी, जिस भी पॉइंट पर वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही उसके क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएंगे, वही एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक बात। तो ग्राफिकल मेथड तो हमारा ग्राफ बनाने वाला है। एल्जेब्रिक मेथड में फर्दर आगे तीन मेथड थे। तीन मेथड में क्या नाम है, सबसे पहले मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बताऊंगा अभी, एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। दूसरे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरे मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो सिलेबस से आउट है, ये हमने नहीं करना। तो ग्राफिकल मेथड में ग्राफ बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड ये हम लोगों ने समझना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन भी आसान है, पर सबसे आसान मैं कहूंगा एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा ज्यादा आसान रहता है बच्चों को। तो अगर पेपर में नहीं लिखा हुआ है कि कौन से मेथड से करो, मैं सजेस्ट करूंगा एलिमिनेशन मेथड ही करिए। नहीं तो आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, बट कई बार वो लेंथी हो जाता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत आ सकती है। तो मैं एक एग्जांपल लेके दोनों ही मेथड करा दूंगा, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी। जो आसान लगेगा वही मेथड आप ले सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जनरल सा क्वेश्चन था, एक करके दिखा देता हूं। सपोज करो आपको बोला गया है दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस ले लेता हूं, अपनी मर्जी से ले रहा हूं दो इक्वेशंस। चलिए दो इक्वेशन ले ली मैंने, एक ले लिया 2x + 3y = 4, एक इक्वेशन है, इसका नाम रखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो सेकंड इक्वेशन है उसका नाम हमने रख दिया 3x - 2y = चलो 3 रख दिया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले ली। पहला मेथड में कौन सा करके दिखा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। आप 1 से निकालोगे तो 2 में पुट कर देना, 2 से निकालोगे तो 1 में पुट कर देना, वो आपकी मर्जी है। जिस मर्जी वेरिएबल की वैल्यू निकालो, जिस मर्जी इक्वेशन से निकालो और दूसरे में बस पुट करना है, चॉइस आपकी है, आंसर दोनों का सेम आएगा। मैं क्या कर लेता हूं, चलो यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, जो आपको आसान लगे, x लेना है x ले लो, y लेना है y ले लो, वो चॉइस आपकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, मैंने 2x यही रखा, ये 3y उधर जाकर क्या बना लिया, -3y, और x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 उधर जाकर हमने कर दिया डिवाइड, आ गई x की वैल्यू। ये x की वैल्यू अब कहां पुट करोगे आप, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करोगे। फर्स्ट से निकाली है तो कहां पुट करोगे, सेकंड में पुट करोगे। तो जहां पर x है उसकी जगह पर आपने लिख देना है 4 - 3y / 2, ये x की जगह लिख दिया, -2y = 3, बस इसको सोल्व करना। अब ये 3 की मल्टीप्लाई दोनों से कर लेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 3 9y, इसके डिवाइड में 2, -2y = 3, इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसका, 2। 2 की टेबल में 2 कितने पे आएगा, 1 पे, इस सारे को किससे मल्टीप्लाई करनी है, 1 से। तो ये 12 1 = 12, 9 1 = 9y, माइनस 1 की टेबल में 2 कितने पे आता है, 2 पे, 2 2 = 4y = में आ गया 3। ये 2 इधर जाकर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, 12 - 9y - 4y मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 बन गया 6,
y वाले एक तरफ करते हैं और बिना y वाले एक तरफ, ये 12 उधर जाकर बन जाएगा माइनस का 12, ये दोनों माइनस के हैं तो बन गया माइनस का 13y और यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 6। ये माइनस से माइनस कैंसिल भी कर दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 6/13। तो आपने x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दिया, सब कुछ y में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू आपकी मर्जी है, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, या फिर आप डायरेक्ट यहां भी पुट कर सकते हो, तो सीधा सीधा x आ जाएगा। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसमें पुट कर देते हैं ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3, यहां पुट करके दिखा देता हूं। x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y, y की जगह पे क्या लिखा 6/13, और सारे के डिवाइड में क्या है 2 है, उसको बाद में देखेंगे। x इज इक्वल टू 4 माइनस 6 3 बन गया 18 डिवाइड में 13, और सारे के नीचे क्या है 2 है। ठीक है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 13 4 कितना बनेगा 52, 52 में से 18 माइनस कर देते हैं, 52 में से 18 माइनस कर देते हैं, 42 42 34, तो ये तो आ गया 34/13, 34/13 आ गया, और सारे के डिवाइड में क्या है 2, उस सारे के डिवाइड में 2 जो है वो 13 के साथ आ जाएगा, 2 के टेबल में कट कर देंगे 17, x की वैल्यू आ जाएगी 17/13। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक से वैल्यू निकाली दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दी। आपकी मर्जी है x की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर देना, y की वैल्यू निकालोगे तो भी पुट कर सकते हो। ये तो एक मेथड है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मैंने बोला वो थोड़ा सा ज्यादा आसान रहता है, अगर उसको ध्यान से देखें तो कैसे करना है एलिमिनेशन मेथड वो भी समझा देता हूं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि आपको कोई एक कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा, या तो x का कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा या फिर आपको y का कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। जैसे यहां x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहां x का कोफिशिएंट क्या है 3, यहां y का कोफिशिएंट है 3 और x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो मुझे किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। अब 2 को मैं 3 तो नहीं बना सकता, तो मैं ऐसा कर लेता हूं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि ये 6 बन जाए, और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि यहां पर भी क्या बन जाए 6 बन जाए। मैं x का कोफिशिएंट बराबर करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया इस पूरी इक्वेशन को, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको करना है, पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। अगर कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो मैं x का कोफिशिएंट बराबर करना चाह रहा हूं, तो मैंने इस सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 3 2 6 3 3 9y 4 3 12, कर दिया मल्टीप्लाई। इस वाली इक्वेशन को 2 से कर दिया सारे को, 3 2 6 2 2 4y और 3 2 6 कर दी, कोफिशिएंट बराबर कर दी। अब आप ये चेक करो जो आपने कोफिशिएंट बराबर कर दिए उनके साइन सेम है या अलग अलग है। अब मैं देख रहा हूं x के जो साइन है यहां पर ये तो दोनों के प्लस है, अगर तो दोनों के साइन सेम है तो आपने करना है सब्ट्रैक्ट, और अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं तो आपने करना है ऐड। अब जैसे दोनों के साइन सेम है तो मैं क्या करने वाला हूं सब्ट्रैक्ट, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के साइन क्या करने पड़ते हैं चेंज। याद करो अलजेब्रा में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के साइन क्या कर देंगे चेंज। ये प्लस का था क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस का था क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस का था क्या बन जाएगा माइनस। क्यों किया मैंने ये सब्ट्रैक्ट, ताकि मैं इसको कट कर सकूं, एलिमिनेट कर सकूं। अगर दोनों का साइन अपोजिट होगा तभी तो कट होंगे, तो इसीलिए बोल रहा हूं अगर दोनों का साइन सेम है तो कट तो नहीं हो सकता, कट करने के लिए मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, और साइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए अगर दोनों के साइन सेम है तो करो सब्ट्रैक्ट, अगर दोनों के साइन अपोजिट है तो क्या करोगे ऐड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट गया। 9y और 4y कितना बन गया 13y, 12 माइनस 6 कितना बन गया 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई 6/13। देखो आगे की नहीं आ गई, जल्दी आसान हो गया सॉल्व। तो यही वैल्यू आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी पुट कर दो, इक्वेशन 1 में कर दो, इक्वेशन 2 में कर दो, आपकी चॉइस है, जहां मर्जी पुट करो। चलो मैं फर्स्ट में रख देता हूं,
2x प्लस 3y, y की जगह पे क्या लिख दिया 6/13 इक्वल टू 4। 2x यही रखा, 6 3 बन गया 18 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 4। x वाले एक तरफ कर लेता हूं, बिना x वाले एक तरफ कर लेता हूं। ये प्लस का 18/13 उधर जाकर माइनस का बन गया। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 34/13 बन जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो चाहे तो, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34/13 और 2 नीचे आ जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी। x की वैल्यू अभी भी कितनी आ गई 17/13। तो सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, आंसर तो सेम ही आते हैं, पर एलिमिनेशन थोड़ा सा ज्यादा आसान है। कई बार तो कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं होती, वो पहले ही कोफिशिएंट बराबर होते हैं, बस आपको साइन देखना है। अगर दोनों कोफिशिएंट जिनके सेम कोफिशिएंट करे हैं, x का करा सेम या y का करा सेम, आप बस ये चेक कर लो कि क्या दोनों के साइन सेम है। अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है और नीचे के साइन चेंज करने हैं। अगर वो साइन ही अलग अलग है, पहले से ही अलग है, तो बस आपको ऐड करना है और नीचे वालों के साइन चेंज नहीं होंगे। बड़े आराम से आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर इस चैप्टर में आपको एलिमिनेट करना नहीं आता, सब्स्टिट्यूट करना नहीं आता, बस फिर चैप्टर नहीं आता आपको, क्योंकि लगभग सब क्वेश्चन में करना यही है, यही तो करना है, एलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूट करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ये दूसरा मेथड था। क्लियर? चलो आगे। तो मैंने सारे मेथड बता दी, दोनों तीनों जो थे। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है, तो ये डिस्कस मैं जरूर करना चाहूंगा और ये जरूर पढ़ोगे आप लोग, जरूर नोट डाउन करना है इसको। कोई इक्वेशन दी है आपको, देखो जनरल सी बात है, आप अभी तक जो इक्वेशन पढ़ते हो, आप ये पढ़ते हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, कुछ ऐसी इक्वेशन दे देते हैं। बट कई बार ना आपको इक्वेशन दे देते हैं x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। इनका क्या मतलब है? ये है तो इक्वेशन ही है, तो इनमें एक एक वेरिएबल, कोई बात नहीं, दूसरा वेरिएबल 0 है, पर है तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है और पेयर। अब अगर ऐसी इक्वेशन दे दें तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर x इज इक्वल टू 3 दे दिया या y इज इक्वल टू 4 दे दिया, अगर x दिया है तो ये समझना ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस मिलेगी, पैरेलल टू क्या मिलेगी y एक्सिस। और कितने डिस्टेंस में मिलेगी, x एक्सिस y एक्सिस से कितना दूर होगी, 3 यूनिट की दूरी पर होगी, एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। ये बात जरूर ध्यान रखनी है। आऊंगा इस बात पे, इसका एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और समझ ही नहीं आते। क्यों नहीं समझ में आते? क्योंकि हमने इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर x इज इक्वल टू दे रखा है तो समझना ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, कितने डिस्टेंस पर, जितना ये इक्वल में दे रखा है। अगर यहाँ y दे रखा है तो ये लाइन क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस मिलेगी, और वो x एक्सिस से कितनी दूरी पर मिलेगी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट मिलेगी। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। इस इक्वेशन का मतलब ये होता है, याद रहेगी बात पक्का, यही बात मैंने लिखी है। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है x इज इक्वल टू a, तो ये एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी पैरेलल टू y एक्सिस और कितने डिस्टेंस पर, a यूनिट पर। जैसे यहां पर x इज इक्वल टू 2 दे दिया तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है और कितने डिस्टेंस पर, 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू -5 तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है और कितने डिस्टेंस पर है, 5 यूनिट। अब -5 नहीं लिखना, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, हाँ ये है कि ऊपर होगी या नीचे होगी, वो चीज हो सकती है। तो ये 5 यूनिट के डिस्टेंस पर मिलेगी, याद रखना है। ऐसी इक्वेशंस अगर पेपर में आ जाए, ये बात जरूर ध्यान रखनी है, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर y है तो इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन जरूर करना है इसको। उसके बाद अब ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, और बहुत बार आ भी जा गया पेपर में, समझ ही नहीं आता कि इसमें करना क्या है। आपको बोला गया है x इज इक्वल टू a, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो x इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू -2 एक इक्वेशन है। आपको बोला गया है ये बताओ ये दोनों लाइन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। अगर एक x है, एक y है, एक x है, एक y है, इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल टू, ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है।
और ये y है तो ये किसके पैरेलल है, ये x एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब इंटरसेक्ट तो करेंगी, इंटरसेक्ट तो करेंगी। कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इस पे और इस पे इंटरसेक्ट करेंगी, यानी इंटरसेक्ट करने का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 3 और -2। पेपर में कई बार पूछा जाता है आपके पास x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, दो लाइंस है, ये बताओ कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये ध्यान रखना है, ये x है ये y है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगी। कौन से पॉइंट पे करेंगी, x का 1 और y के 0 पर इंटरसेक्ट करेंगी। पर अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दें दो लाइन है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5 दे दिया, चलो यहां पर। अब आप सोचो कि क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, ये x इज इक्वल टू 1 है तो ये पैरेलल टू किसके मिलेगा, y एक्सिस के मिलेगा, ठीक है। ये भी x है, ये भी किसके पैरेलल मिलेगा, y एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। ये भी y एक्सिस के पैरेलल, ये भी y एक्सिस के पैरेलल, तो ये दोनों भी तो पैरेलल होगी। और जब लाइन पैरेलल होती है तो इंटरसेक्ट थोड़ी करती है वो। इसलिए ध्यान रखना है, अगर दोनों x में दे रखी है इक्वेशन तो वे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन आएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -5, ये भी दोनों y है, ये भी दोनों पैरेलल टू x एक्सिस होंगी और ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये भी पैरेलल लाइंस ही होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछे जाते हैं, इसके कितने सॉल्यूशन है। भाई जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उसको तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। दोनों y है तो नो सॉल्यूशन, दोनों x है तो नो सॉल्यूशन, एक x है एक y है तो एक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। जरूर ध्यान रखना है, पूछा जाता है, एमसीक्यू में बन जाते हैं क्वेश्चंस, आए भी हुए हैं पहले, इसलिए ही बता रहा हूं, नोट जरूर करें इसको। चलो आगे, पक्का इस तरह के क्वेश्चंस का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। उसके बाद यही बात मैंने बता रखी है यहां पर, अगर दोनों इक्वेशन y में दे रखी है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या होंगी, x एक्सिस के पैरेलल। अगर दोनों इक्वेशन में x दे रखा है तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइन y एक्सिस के क्या मिलेंगी, पैरेलल मिलेंगी। तो अगर इंटरसेक्ट करना है तो एक x में होनी चाहिए और एक y में होनी चाहिए, ठीक है। रिजल्ट समझ गए रिजल्ट ही नोट कर लिया। चलो आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है, जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे सर एलिमिनेट कर देते हैं सर पहले कोफिशिएंट बराबर कर देंगे सर इसको 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बहुत लंबा जाने वाला क्वेश्चन है अगर आप ये सोच रहे हो तो ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसे डाला है ताकि आपको पता रहे इस बड़े कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन में कैसे एलिमिनेट करना है। आप सब्स्टिट्यूट भी करोगे तो भी बहुत लेंथी जाएगा, आप एलिमिनेट करोगे तब भी बहुत लेंथी जाएगा। तो उसका एक स्पेशल तरीका है। वो स्पेशल तरीका क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसे x के भी कोफिशिएंट बड़ा है, y का भी कोफिशिएंट बड़ा है और सोल्व करना है, तो आपको एक स्टेप याद रखना है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एक बार दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो। एक बार ऐड कर दो, एक बार क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो सॉरी, एक बार ऐड कर दो, एक बार सबट्रैक्ट कर दो, वहां से दो छोटी छोटी इक्वेशन निकल जाएंगी और उन दो छोटी इक्वेशंस को आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एक बार मैं क्या करूंगा, इनको ऐड करूंगा, एक बार मैं इनको ऐड कर देता हूं और एक बार क्या कर देता हूं, सबट्रैक्ट। चलो जी, ये पहले मैं इनको ऐड कर देता हूं, ये मैंने लिख लिया, इनको पहले ऐड कर देते हैं जी। ऐड करेंगे तो नीचे के साइन चेंज तो नहीं होंगे, ऐड कर लेते हैं। ये आ गया 8, ये आ गया 6, ये भी 68y, ये 2, ये 7, ये 2, यहां से 68 ले लोगे कॉमन, क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 272 और ये 68 उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कितने में जाएगा, 4 पे जाएगा। तो देखो जी ऐड करने पर एक छोटी इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई,
बन गई कि नहीं बन गई। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करके एक छोटी क्वेश्चन बन जाएगी, दिखाता हूं वो भी करके। 21x प्लस 47y इज इक्वल टू 110। 47x प्लस 21y इज इक्वल टू 162। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन क्या करोगे, चेंज करोगे। ये बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा माइनस का। एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस ही करने वाले हो, तो ये बन जाएगा 626 माइनस का 26x, ये बन जाएगा प्लस का 26y और ये बन जाएगा माइनस का 52। यहां से आप 26 कॉमन ले सकते हो, माइनस में x आ गया प्लस में y आ गया इक्वल टू माइनस 52 और भी 26 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहां से एक इक्वेशन और बन जाएगी, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का 2, ये बन जाएगी माइनस का 2। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक बार ऐड करा, कॉमन मिलेगा, पक्का मिलेगा कॉमन, छोटी इक्वेशन बन जाएगी। सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वालों की साइन चेंज करोगे, फिर कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया फिर इक्वेशन छोटी बन जाएगी। और इन छोटी इक्वेशन को आराम से एलिमिनेट कर पाओगे और एक्स वाई वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये जरूर ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे एक्स और वाई का कोफिशिएंट बहुत बड़ा है, छोटा बनाने के लिए एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक बात, चलो आगे। नोट कर लिया, क्वेश्चन भी नोट कर ले, तरीका भी नोट कर ले। चलिए और बढ़ते हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन आता है, ये पुरानी बुक में ऑप्शनल में दे रखा था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन आता है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे वर्टिसेस, सारे कॉर्नर्स कहां पर होंगे, सर्कल के ऊपर होते हैं, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी एक खास बात रहती है कि इसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। जैसे ए और सी का सम 180 होगा, यहां से बी और डी का सम क्या होगा, 180 होगा। ये रिजल्ट याद रखना, भूल जाते हैं बच्चे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ये ध्यान रखना है जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों को ऐड करोगे एक इक्वेशन बन जाएगी, और दोनों को सम क्या रखोगे, इक्वल टू 180 रखोगे। दोनों का सम इक्वल टू 180 रखोगे, यहां से एक इक्वेशन, यहां से एक इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर दोगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल पाओगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी वर्टिसेस, कॉर्नर कहां पर होते हैं, सर्कल के ऊपर होते हैं, और अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। नोट कर लें इसको भी, बहुत जरूरत पड़ जाती है इसकी। और क्या है इसके बाद उसके बाद एक ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे। क्वेश्चन क्या है कि आपको एल्जेब्रिकली, अब यहां पे ग्राफिकली नहीं बोला, इन्होंने बोला एल्जेब्रिकली इन तीन इक्वेशन से बनने वाला ट्रायंगल, उसके वर्टिसेस बताओ। ऑब्वियसली बात है, एक लाइन से, एक इक्वेशन से मैं क्या बना सकता हूं, एक लाइन बना सकता हूं, दो इक्वेशन से मैं दो लाइन बना सकता हूं, और तीन इक्वेशन से मैं तीन लाइन बना सकता हूं। तो वो तीनों लाइन मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ग्राफिकली नहीं दिखाना, आपको एल्जेब्रिकली इनको सॉल्व करके ट्रायंगल की वर्टिसेस बताओ। अब तीनों को कैसे सॉल्व करोगे, तीन वर्टिसेस निकालनी है, तीनों को सॉल्व करना है, तो उसका तरीका समझना क्या है। आपने क्या करना है, एल्जेब्रिकली बोला है ना, आप एलिमिनेशन ले लो, सब्स्टिट्यूशन ले लो, वो आपकी चॉइस है। आप क्या करो, उनको पेयर वाइज सोल्व करो, यानी पहले इसको और इसको सोल्व करो, मतलब पहले इस इक्वेशन को ले लो, इस इक्वेशन को ले लो, इन दोनों को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करोगे, यहां से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, यहां से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करोगे, आप इसको और इसको ले लोगे, एक्स वाई की एक और वैल्यू आ जाएगी, एक्स और वाई की एक और वैल्यू आ जाएगी। यानी पहले और दूसरे को सॉल्व करो, दूसरे और तीसरे को सॉल्व करो, फिर क्या करोगे, पहले और तीसरे को सॉल्व कर लो। पेयर वाइज आपने सॉल्व करनी है, दो दो करके।
पहले दो को सोल्व करोगे, एक एक्स वाई की वैल्यू, एक वर्टेक्स आ गया। दूसरे तीसरे का सोल्व करोगे, एक्स वाई की और वैल्यू आ जाएगी, वो सेकंड वर्टिसेस आ गया। और अगर पहले और तीसरे वाले को सोल्व करोगे तो आपके पास ट्रायंगल की तीसरी वर्टिसेस आ जाएगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना है पेयर वाइज सोल्व करो, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर पहले और लास्ट वाले को सोल्व करोगे तो आपके एक्स वाई की तीन अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी और तीनों वैल्यूज क्या है हमारी वर्टिसेस होंगी। नोट कर ले, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन आते हैं, और क्या क्वेश्चन आते हैं जहां पे हम सोल्व कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन भी आता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये भूल ही जाते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है। ये समझो बच्चों, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, मान लो आप तैर रहे हो, आप तैर भी रहे हो या फिर आप चप्पू चला रहे हो, रोइंग कर रहे हो, नाव में बैठे हो और नाव चला रहे हो। अगर आप सपोज करो कि पानी इधर की तरफ चल रहा है, पानी इधर की तरफ चल रहा है और आप भी इधर की तरफ ही तैर रहे हो, आपकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और लहरें, जो पानी चल रहा है वो भी उधर ही चल रहा है, तो मुझे बताओ क्या तुम्हारी स्पीड तेज हो जाएगी कि फास्ट हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर तुम जिस तरफ पानी चल रहा है तुम भी उधर ही जा रहे हो तो तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो जब ऐसा केस आता है इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और स्पीड बढ़ जाएगी, मेरी खुद की स्पीड x है, पानी की स्पीड y है, तो मेरी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। क्या स्पीड हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये बात ध्यान रखनी है, लहरों की स्पीड ही ऐड करनी है हमेशा, लहरों की स्पीड मेरी स्पीड में ऐड हो जाएगी। यानी अगर मैं 5 की स्पीड पे तैर रहा हूं, लहरों की स्पीड मेरी स्पीड को 5 से बढ़ा देंगी, तो 5 प्लस करना है मुझे, ठीक बात। दूसरा केस होता है डाउनस्ट्रीम का, कि मान लीजिए आप लहरें हैं इधर की तरफ, जो स्ट्रीम है, जो पानी बह रहा है वो इधर की तरफ जा रहा है और आप उसके अगेंस्ट तैर रहे हो, तो क्या आपको वो पीछे नहीं खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, अब आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ऐसे केस को बोलते हैं अपस्ट्रीम, ऐसे केस को बोलते हैं अपस्ट्रीम। और ऐसे केस में आपकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी x के माइनस में हो जाएगा y। जितनी भी लहरों की स्पीड है वो आपने क्या कर देनी है, माइनस। जैसे मान लो आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, आप इस स्पीड से इधर की तरफ जा रहे हो, पर पानी की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, वो इधर की तरफ जा रहा है, तो आप जाओगे तो इधर ही, पर कितनी स्पीड से जाओगे, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा पाओगे, क्योंकि ये 2 किलोमीटर पर आवर आपके क्या हो रहे हैं, माइनस भी तो हो रहे हैं। ये ध्यान रखना है, एक अपस्ट्रीम का केस और एक डाउनस्ट्रीम का केस। डाउनस्ट्रीम में लहरों की स्पीड ऐड हो जाएगी आपकी स्पीड में, और अपस्ट्रीम में आपकी जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, लहरों की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड में से माइनस हो जाएगी। ये जरूर नोट कर ले, पक्की बात। चलो आगे, रिजल्ट याद रहेगा, लिखते रहना, लिखोगे तो ही बात बनेगी। फाइनल एग्जाम में एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना पेपर से पहले, ताकि आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर भी पाओ। और क्या क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन में क्या रिजल्ट यूज हो सकता है। इसके बाद एक ये क्वेश्चन आता है, एक 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार। एक 2 डिजिट का नंबर है, रिवर्स करने पर इतना हो जाता है, टेंस प्लेस इतना है, वंस प्लेस इतना है, कुछ ऐसा क्वेश्चन सुना होगा क्लास के अंदर, बहुत बार सुना होगा, समझ भी नहीं आया होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है 2 डिजिट वाला, आपने 2-4 लाइनें तो लिख देनी है। क्या लिखोगे, एक तो लिखोगे, लेट करोगे वंस प्लेस का डिजिट, जो वंस प्लेस का डिजिट है उसको लेट करोगे x, जो टेंस प्लेस का डिजिट है आप उसको क्या लेट करोगे, y। और इन दोनों का यूज करते हुए 2 नंबर निकालने हैं, एक तो निकालना है ओरिजिनल नंबर, क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर। और इसका फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा हुआ है, 10 को मल्टीप्लाई करना है टेंस प्लेस के डिजिट से, प्लस
1 को मल्टीप्लाई करना है वंस प्लेस के डिजिट से, ये बात ध्यान रखनी है। यानी 10 को मल्टीप्लाई करना है तुमने y से और 1 को मल्टीप्लाई करना है x से, ये बनेगा ओरिजिनल नंबर। और अब इसी में क्वेश्चन पूछते हैं नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो जब नंबर ऑब्टेन कर रिवर्स करने के बाद आएगा तो उल्टा कर दोगे, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये कैसे आएगा? बस आपने क्या करना है, इसी फॉर्मूले में नंबर इंटरचेंज कर देने हैं। यानी 10 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा वंस वाला नंबर और 1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा टेंस वाला नंबर, बस इतना ही तो करना है। तो वंस वाला नंबर कितना था हमारा? x था, तो 10 के साथ आ जाएगा x और 1 के साथ आ जाएगा y। तो ये ध्यान रखना है, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, उसके बाद ही तो क्वेश्चन समझ पाओगे, उसके बाद ही तो क्वेश्चन समझ पाओगे। तो ये 4 लाइनें तो आपने बना के लिख ही देनी है। जैसा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, मुझे नहीं पता वो 2 डिजिट का नंबर कौन सा है, हाँ ये जरूर पता है उनकी डिजिट का सम 9 है। तो एक x ले ली एक y ले ली, तो एक तो बन गया, दोनों का सम 9 है, एक तो इक्वेशन ये बन गई इक्वेशन। दूसरा 9 टाइम दिस नंबर, दिस का मतलब है ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू ट्वाइस, कौन सा ट्वाइस, किसका ट्वाइस? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, इस वाले नंबर का। तो इसका 9 टाइम रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा उसके ट्वाइस के बराबर आएगा, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। तो ये इक्वेशन तभी तो बना पाओगे जब आपको ओरिजिनल नंबर और रिवर्स करने के बाद वाले नंबर आप समझ पाओगे, इसलिए ये लिखना आपको बहुत जरूरी है, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। क्लियर बात? पक्का? चलो आगे और देखिए कुछ है कि नहीं है, मुझे लगता नहीं और है, इसमें तो मेन यही है। हाँ एक ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन, ये पेपर में आता तो मैंने बहुत कम बार देखा है, बट ऐसा भी नहीं है कि आ नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन है? आपको ग्राफ प्लॉट करना है इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है जी, कर लिया, इन्होंने करके दिखाया। पहले क्या किया, इन दोनों इक्वेशन की टेबल बना ली, टेबल बनाकर हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, 2 लाइंस बन गई, एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड। अब यहां पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कह देंगे कि भाई ये जो लाइन है और जो एक्स एक्सिस है इनसे मिलकर जो ट्राइंगल बनेगा उसको शेड करो, उसको क्या करो? शेड करो। तो इनसे, इससे और एक्स एक्सिस से मिलकर तो ये ट्राइंगल बनेगा पूरा का पूरा, इसका एरिया शेड करो, तो इन्होंने शेड कर रखा है। हो सकता है तुमसे पूछ लें इस ट्राइंगल के वर्टिसेस, पूछ लें कि बताओ जी इसके वर्टिसेस क्या क्या है, ये जो ट्राइंगल बनेगा इसके वर्टिसेस बताओ क्या क्या है, तो वो कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ऐसे तीसरा ये निकालना पड़ सकता है। और तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड, अब उस ट्राइंगल का तुमसे एरिया भी पूछ सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले क्या करोगे, आप दोनों साइड्स को लेकर ट्राइंगल तो मार्क कर ही लोगे, शेड तो कर ही लोगे। उस ट्राइंगल में आप ये देखो कि जो नीचे वाला बेस है ये यहां से लेकर यहां तक तो क्या बनेगा? आपका बेस बनेगा। ये कितने यूनिट है वो बॉक्सेस काउंट कर लेना, डब्बे काउंट कर लेना कितने हैं। अगर मान लो यहां पर जैसे ये 2 बॉक्स आ गए, यहाँ पे 1 बॉक्स आ रहा है, तो कितने यूनिट आ जाएगा यहाँ पर? 1 2 और 3, तो बेस तो बन जाएगा आपका 3 यूनिट। रहेगी हाइट की बात। अब हाइट तो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर ही देखना आपने। जैसे ये ट्राइंगल तो टेढ़ा सा बन रहा है, पर आप तो परपेंडिकुलर लोगे, ये वाली हाइट देखोगे कितनी है, ये वाली देखोगे कितनी है, ये कितनी आएगी? जो इसके बराबर आएगी। तो यहां से देख लेना है किसके बराबर है, यहां पर।
मान लो ये 6 यूनिट आ गया, मान लो ये 3 यूनिट आ गया, मान लो ये 4 यूनिट आ गया, तो आप हाइट क्या ले लोगे, 4 यूनिट, 3 यूनिट, जितना भी आएगा वो लेंगे। याद ये रखना है कि जब भी ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर वाली होती है, बिल्कुल सीधी वाली होती है। अगर ये ट्राइंगल ही सीधा बन गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही उसकी हाइट बन जाएगी। पर अगर ट्राइंगल थोड़ा सा टेढ़ा है तो आपको हाइट तब भी क्या लेनी है, सीधी ही लेनी है। तो इस फॉर्मूले के अंदर वो h की वैल्यू पुट करके आप इसका क्या निकाल सकते हो, एरिया भी निकाल सकते हो, 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक बात, ठीक है। x एक्सिस वाला भी पूछ सकते हैं और y एक्सिस से पूछ सकते हैं कि भाई ये जो दो लाइंस हैं और जो y एक्सिस है उनका ट्राइंगल जो बनेगा वो शेड करो, तो उनका ट्राइंगल जो बनेगा शेड करो, वो उसमें बना सकते हो। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस के साथ इन दोनों साइड्स का एरिया, वाई एक्सिस के साथ इन दोनों लाइंस का एरिया, एरिया भी पूछ सकते हैं, ट्राइंगल के वर्टिसेस भी पूछ सकते हैं, ट्राइंगल को शेड करना भी पूछ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, या जितने भी क्वेश्चन अच्छे थे जिनमें किसी तरह का कोई रिजल्ट यूज हो रहा है, वो मैंने सारा डिस्कस यहाँ पर कर दिया है। उम्मीद करूंगा आप नोट जरूर कर रहे होंगे, नहीं भी किया हुआ है तो नोट जरूर कर ले, पॉज करके देखें, दोबारा देखें, स्क्रीनशॉट लेके करें, पर एक कॉपी बच्चों उसको जरूर बनाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक जरूर करें। बहुत मेहनत से, बहुत दिमाग से, टाइम लगाकर इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। आपकी मोटिवेशन की जरूरत है, बस आप मोटिवेट करते रहिए। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तो इस वीडियो को यही खत्म करता हूं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे उसके अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।